एक ऐसी महारानी की तस्वीर सोचिए जिसने आधी दुनिया पर असर डाला, पर जिसकी बदबू इतनी तीखी थी कि विदेशी राजदूत उसके सामने बेहोश होने लगते। मुस्कान काले सड़े टूट जैसी, सिर पर लालिमा लिए भारी विग और उसमें जीवित कीड़े रेंगते हुए। नहाने का उसकी नजर में मतलब था मुरझाई पत्तियों, पसीने और गाढ़े इत्र का शोरबा। बाहरी रूप से दिव्यता और संप्रभुता, पर पर्दों के पीछे इत्र, रसायन और भ्रम की परतों तले सड़ता हुआ शरीर। यह कोई मध्ययुगीन कथा नहीं, इंग्लैंड की सबसे प्रतीकात्मक सम्राटों में से एक एलिजाबेथ प्रथम का रोज का सच था। वह धर्माधिकारियों को पछाड़ती, हथियारों को मात देती और राज्य की पहुंच बढ़ाती रही। फिर भी महीनों तक ठीक से स्नान न करने वाली एक स्त्री, जिसे शेक्सपियर ने सराहा, पर जो दर्द से दांत भी न चबा पाती। राजनीति में प्रतिभाशाली और देह पर गिरते नकाब। इतिहास उनकी महिमा गाता है, पर यह वृत्तांत पाउडर के नीचे सड़ी हुई सच्चाई खोलता है। वर्जिन क्वीन अपने समय की सबसे खतरनाक, हानिकारक और घिनौनी स्वच्छता आदतों के लिए कुख्यात रही। काले पड़े दांत, परजीवियों से भरे विग, सीसे मिश्रित मेकअप से उधड़ती त्वचा और ऐसा अंतिम संस्कार जिसकी दुर्गंध ने गलियां खाली करा दी। ये सनक नहीं थीं, ये नियंत्रण, भय, छवि बंधन और असुरक्षा की विवशताएं थीं। ये वीडियो आपको बताएगा कि कैसे वैभव की चादर ओढ़े वह अपने निकट वालों तक के लिए भय बन गईं, और क्यों उनकी लाश की बदबू आज तक फुसफुसाहटों में आती है। सन 1580 आप यूरोप की सबसे प्रभावशाली हस्तियों में से एक से समझौता कराने भेजे गए दूत हैं। रंगीन कांच से छनती फूप, पत्थर की फर्श पर मणि जैसे पैटर्न, और वहां वह महान, स्थिर, पूर्ण राजसी मुद्रा। पर जैसे ही वह बोलती है, सांस की गंध घूसे की तरह पेट में लगती है। आंखें भर आती हैं, मन में सवाल उठता है, क्या उसके भीतर कुछ सड़ रहा है। एलिजाबेथ प्रथम के बारे में मुंह से दुर्गंध सिर्फ अफवाह नहीं थी, उनकी मौखिक दशा बदनाम थी। पीले काले सड़े हुए लाश जैसे दांत, जिनकी दुर्गंध को कई दूतों ने दर्ज किया। दरबारी फुसफुसाते सेविकाएं डॉक्टरों को बुलाने की मिन्नत करती, पर वह अडिग रही। वह सिर्फ शासक न थी, एक स्त्री भी थी, और उनके लिए दर्द स्वीकारना कमजोरी दिखना था। उनकी दंत विपदा 20वें वर्ष से तेज हुई। आनुवंशिक प्रवृत्ति, चिंता और शक्कर प्रधान आहार, कैरेबियन उपनिवेशों से आने वाली चीनी के कारण। चीनी उस दौर में दौर दौलत का निशान थी और उन्हें बेहद प्रिय। तब का ब्रश रेशे वाला नहीं, नमक भीगी कपड़े से रगड़ना जैसा था। कुल असर 45वें वर्ष तक कई दाढ़ें गिर चुकी थी। जो बची, काले सड़े ठिगने। कुछ दूतों ने उन्हें खूनी मैदान में खड़े लकड़ी के खूंटों से तुलना दी। चबाना यातना। दूतों ने लिखा, वो कोमल रोटी खाते ही दर्द से कराहती। मांस तो लगभग निषिद्ध। रसोई नरम करने को हर चीज, चिकन, बीफ। सब्जियां उबलते शोरबे में गलाने को मजबूर। कोई हिम्मत नहीं करता। एक वैद्य ने उखाड़ने की सलाह दी, वो निर्वासित कर दिए गए। दूसरे ने सड़ा दांत निकालने की बात की। रानी बोली, पहले अपना दांत उखाड़ कर दिखाओ, दर्द नहीं होता। उखाड़ा, चीखे, खून बहा, बेहोश हुए। वो हल्की मुस्कान के साथ दर्दिल जबड़े को थामे चल दी। उन्हें दर्द नहीं, कमजोरी का प्रदर्शन भयभीत करता था। और फिर शुरू हुआ छल अनुष्ठान। लौंग इलायची चबाना, गुलाब पंखुड़ियां मुंह में रखना, चांदी के बर्तन बनवाना, ताकि भोजन की शोभा बनी रहे। पर सांस की सड़न को चांदी भी ना छिपा सकी। दूत खांसते, सुनने को जूझते, खबर फैल गई। एक स्पेनी दूत ने लिखा, वो तेजस्वी है पर उसका मुंह कब्र। जैसे जैसे दांत गलते गए, वाक्पटुता भी चोटिल हुई। जो जुबान तलवार सी थी, अब ढकते मुंह से धुंधली हो गई। कहा गया, नाटककार तक संवाद ऐसे चुनने लगे जो उच्चारण में कम तकलीफ दे हो। सार्वजनिक भोजन ढोंग बन गया। कप उठाती, शाही मुस्कान देती, फिर पर्दे सजावटी पर्दे के पीछे सह भोजन या बिल्कुल न खाना। दासियों से गोपनीयता की शपथ ली गई, सब न निभी। कुछ ने असह्य दुर्गंध का जिक्र लिखा, किसी गटर की नहीं, रानी की सांस की।
डरे हुए वैद्य जुगाड़ लाए। सोने की महीन परत से सड़े दांत भरने का सुझाव उन्होंने ठुकराया। हर्बल कुल्ले, टोना टोटका कहा। अंततः सड़न जबड़े तक पहुंच गई। गाल पिचकना, दर्द गर्दन कपाल तक फैलना। फिर भी उपचार से इनकार। उनकी शक्ति कानून सेना से नहीं, अनिश्वर यौवन की कथा से बहती थी। दिव्य सौंदर्य, ईश्वरीय छवि, वह मिथक टिकना चाहिए। इसलिए गहरे होंठ रंग, दर्द में भी मुस्कान, और बिना मेकअप किसी को चेहरा न दिखाने का फरमान। चित्र उनके लिए झूठ बोलते। मोती से सफेद दांत, चिकनी त्वचा, क्योंकि सच बोलना जानलेवा हो सकता था। वह सड़न में चुप रहना पसंद करती, पर कमजोर दिखना नहीं। और यदि आप सोचते हैं कि मुंह उनकी सबसे बड़ी त्रासदी थी, आप गलत हैं। लाल विग के नीचे उससे भी गहरी भयावहता पल रही थी। पानी सामान्य लोगों के लिए शुद्ध का प्रतीक, एलिजाबेथ के लिए खतरा था। इंग्लैंड की नदियां उस दौर में खुले नाले जैसी थी और वैद्यक अंधविश्वासों से भरा। इसलिए उसका भय पूरी तरह निराधार नहीं था। पर उनके मन में यह आशंका अभियोग बन गई कि पानी त्वचा के रोम छिद्रों से भीतर घुसकर खून को दूषित कर देगा। नहाना उन्हें घातक लगता। वैद्य भी इस डर को हवा देते, यदि आप स्नान करेंगी तो अंदर की नमी सूखेगी नहीं, आत्मा ही डूब जाएगी। सो उन्होंने धोना नहीं, ढकना चुना, और वह भी इत्र की झीलों से। सुबह सुबह सेविकाएं वाइन, सिरका और गुलाब जल में भीगे कपड़े लाती। रगड़ने नहीं, सुगंध चढ़ाने को। चोली, कैमिज, पेटीकोट, बॉडिस, 6 या उससे भी ज्यादा परतें, इत्र, मायर, कस्तूरी, चंदन कपड़े में ही सोख दिए जाते। गर्मी बढ़ती, पसीना बहता, और पसीना सड़न को और खिला देता। एक फ्रांसीसी दूत ने उसकी गंध को लिखा, सड़ी मिठास, मुरझाए गुलाबों में घुला कुछ खराब सा। उसके कक्षों में ताजी हवा नहीं, बल्कि अगरबत्ती, सूखी लेवेंडर और बासी कपड़ों की परतदार धुंध मिलती। वह कपड़े अक्सर बदलने से भी कतराती, कहती मेरे शरीर की गंध मेरे स्वप्नों का मार्ग है। दासियां उल्टी सीधी हो जाती। किसी ने लिखा, रात का गाउन तेल पसीने से इतना सख्त हो चुका था कि खुद खड़ा हो जाता। उसके दरबारियों पर शुचिता का चाबुक अलग, जरा सी देहगंध पर दिनों का निष्कासन। पर पर्दों के पीछे उसकी दिनचर्या गंदगी की सतत परतें। हाँ, पोर्टेबल स्नान तब था चीनी मिट्टी का, सुनहरे शिशुओं से सजा, राजदौरों में साथ, पर काम इत्र स्नान का। जब कभी नहाने का अनुष्ठान होता, तब की तली में बैंगनी गेंदे गुलाब बिछते। कोमल गुनगुना पानी, कभी ज्यादा गर्म ठंडा नहीं। राज पुजारी की मंत्रोच्चार से शुद्ध। सेवक आंखें झुकाए खड़े, वह घंटों भीगती रहती। पानी बदला नहीं जाता, बस ऊपर से और कस्तूरी पैचौली डाल दी जाती और वह इत्र का गाढ़ा सूप बनता जाता। निकलने पर उसे साटन में कसकर लपेट दिया जाता, मानो उस चमक को बंद कर लेना हो। एक दासी ने लिखा, अंत्येष्टि फूल दूध में गलने जैसी गंध। ये स्नान साफ नहीं करते थे, बिगाड़ जोड़ते थे। बगले कभी सही से पहुंची न गई, पीठ सप्ताहों तक अछूती। फिर भी उसे लगता साफ सुथरापन इक्वल सौंदर्य, सुगंध पवित्रता, स्वास्थ्य गौण था, दिखावा सर्वोच्च। अब मुखौटे की बात, सफेदी का जहर। एलिजाबेथ का चीनी सा रंग स्वाभाविक नहीं था, वह बनता था विनीशियन सरूस से। सफेद सीसा और सिरके का घातक लेप, छोटे मोटे दाग छिपाने नहीं, यह जीवन रक्षा की ढाल बन गया था। 29 वर्ष की उम्र में चेचक ने चेहरा दागदार किया। नजरों की कसौटी से बचने को उसने इस सफेद लेप को परत दर परत रखा। मोमबत्ती की रोशनी में वह रजत सी दमकती, पर वह लेप त्वचा पर रुका नहीं, छिद्रों से भीतर घुसते घुसते खून तक पहुंचता। त्वचा सूख कर फटती, छिलती और वह उस पर और परत चढ़ा देती। गालों के नीचे घाव बनने लगे। मेकअप हटाना कभी पूरा नहीं, सिर्फ टचअप। मध्य 40 तक चेहरा कठोर मुखौटा, रानी सा स्थिर पर जड़। हल्की मुस्कान भी घाव फिर खोल देती। गुलाबी आभा के लिए सिनाबार, पारा सल्फाइड, होठों पर वर्मिलियन, फिर पारा। आंखों के लिए लैम्प ब्लैक,
कालिक राख, उतलिया फैली दिखे तो बेलाडोना की बूंदें। एक दूत ने उसकी आंखों को रक्ताब चंद्र कहा। कीमत बाल झड़ने, भौहें गायब, बरौनियां टूटना। वह माथे पर पाउडर करती, भौहें खींचती और घोड़े के बाल से बने ऊंचे विग पहनती, इत्र से सिर की गंध दबाती। धीरे धीरे कंपी, अनिद्रा, संदेह, प्रलाप, जोड़ों में जकड़न, सीसा पारे का विष असर। फिर भी हर सुबह घंटों तक तेल, पेंट, पाउडर की परतें और वह मूर्छा के पास। एक दासी ने बताया, जब उसने गाल की एक पूरी परत धीरे उठाई, नीचे कच्चा रिश्ता मांस दिखा, वह उलट पड़ी। रानी ने तमाचा जड़ दिया, पर जनता के सामने मिथक बना रहा। दर्पण कक्षों से हटवा दिए गए, खुद को भी सच्चाई न दिखे। उम्र ढलने पर भी वही मुखौटा, वही दैनिक रंग रोगन। मृत्युशैया तक बिना सजावट दिखना वर्जित रहा। अब बाल और विग की यातना। 30वां दशक आते आते रोजाना के जहरीले लेप, सीसा पारा, कालिक, स्टार्च ने बालों की जड़ों को मार दिया। सिर पर टापू जैसा गंजापन, दरबार में घने लाल बाल युवा बल का चिन्ह। सो उसने सहारा लिया विग्स का। एक नहीं, दर्जनों बड़ी चोटियां, भारी कर्ल, कल्पनात्मक आकृतियां। ये विग कभी धुले नहीं, पानी से उनका ढांचा बिगड़ जाता। ज्यादातर घोड़े, बकरे के बाल, कभी कभी दासियों या मुर्दों के सिर से भी। जोड़ने को जानवर की चर्बी, अंडे, स्टार्च का गोंद, अंदर तार का फ्रेम, बाहर सफेद पाउडर, सीसा वाला, ताकि त्वचा के रंग से मेल बैठे। जहां गर्मी और स्टार्च, वहां जीवधारी जू और पिस्सू तो थे ही, कभी कीड़े के लार्वा भी। एक सेविका ने सुबह सुबह विग किनारे सफेद मैगॉट हिलते देखे, पर बोलने का मतलब दंड। बस इत्र छिड़का, लेवेंडर झाड़ी और विग फिर बैठा दी गई। अम्बेसडर कसैली बासी गंध का जिक्र करते, न पूरी मानवी न पूरी पुष्प। किसी इतालवी ने लिखा, इंग्लैंड की रानी के सिर पर बाग है, पर उसमें फूलों के अलावा भी कुछ बसता है। एक दूत भेंट के बीच ही बेवोश। दोष विग की बदबू, पर विग फैशन नहीं, मंत्र था। हर सुबह विग रीति, 2 दासियां, 3 अंगरक्षक, 1 पुजारी। मौन अनिवार्य, चुने हुए विग को आशीर्वाद के बाद ही शिरोबाग छूने की अनुमति। विग इतने ऊंचे कि चैपल के मेहराब ऊंचे करवाने पड़े। प्रिय विग, लाल कर्कश कर्ल वाला, मोती जड़ा, लगभग 20 पाउंड, कंधों गर्दन में लोहे का ब्रेस लगाकर पहनना पड़ता। नीचे खोपड़ी, घाव, फुंसियां, फंगल इन्फेक्शन, खुले जख्म, गोंद और गर्मी में सुलगते। वैद्य कहते, सांस लेने दे। वह झिड़क पी, रियाया की विद्या का विषय नहीं, यह मुकुट होता है। दर्द पर भी अनुष्ठान, और कीलें, पिन और कुछ खून निकाल देती, कुछ त्वचा में धस जाती। सर्दियों में एक बार वह सभा में ढह पड़ी, इन्फेक्शन हड्डी तक, पर होश आते ही पहली चीज विग। अनुष्ठान नहीं टूटेगा। बैकस्टेज विग तालेदार संदूकों में पहरे, सफाई के लिए सिरके के स्नान, फिर तपते कोयलों पर सुखाना, पर पूरी तरह सूखना नहीं। भीतर सीलन, फफूंद। कभी यात्रा ताबूत खोलने पर सरांद उठती, कोई सवाल नहीं। जिसने हिम्मत की, कहा, विग से कब्र सी नमी की गंध। देश निकाला। पर यह सब केवल घृणा नहीं, घातक भी। विग पर डाला सीसा पाउडर धीरे धीरे खोपड़ी से होकर रक्त में समाता। लीड पॉइजनिंग का चक्र तेज होता। हाथों का कांपना, चक्कर, धुंधलापन, इन्हीं के चिन्ह। अंतिम वर्षों में खोपड़ी इतनी कमजोर हुई कि विग के लिए लौह जाली का कस्टम फ्रेम बनवाना पड़ा, जो घावों को और चीरे। फिर भी मिथक नहीं टूटेगा। अंतिम घड़ियों में भी उसने विग मांगा। घोड़े के बाल, स्टार्च, पाउडर की छत्र छाया में अंतिम सांसें। शव सज्जा करते समय इम्बाल्मर ने भी विग न निकाला। डर था, नीचे जो था उजागर हुआ तो विधि भी टूट जाएगी, और त्वचा इतनी गल चुकी थी कि हटाना जोखिम था। एलिजाबेथ प्रथम ने 40 से ज्यादा वर्षों तक इंग्लैंड पर राज किया, पर अंत में राजसी आभा के भीतर की औरत लगभग गायब हो चुकी थी। उसका शरीर, जैसे उसका साम्राज्य, धीरे धीरे टूट रहा था। उसके अंतिम दिनों में
दरबार में अजीब सन्नाटा पसरा था। वह अब न बोलती थी, न मुस्कुराती, न योजनाएं बनाती। सोने से मना, खाने से इनकार। उसकी आवाज एक ही बात दोहराती, अगर मैं आंखें बंद कर दूं तो दोबारा नहीं खोल पाऊंगी। और यही हुआ। मार्च 1603 में इंग्लैंड की वर्जिन क्वीन ने दम तोड़ दिया। पर असली भय मृत्यु के बाद शुरू हुआ। रानी के शरीर ने इतनी तेजी से सड़ना शुरू किया कि दरबारी दहशत में पड़ गए। वैद्य बोले उम्र ज्यादा थी, सर्द हवा थी, मोमबत्तियों की गर्मी। पर असली कारण था वर्षों से उसके शरीर में जमा जहर का साम्राज्य। नाक और कान से गाढ़ा काला द्रव टपकने लगा। उसकी उंगलियां मुड़ी हुई पंजों में बदल गई। महक इतनी भयानक थी कि सेविकाएं बेहोश होने लगीं। कमरा इत्र, गुलाब जल और धूप से भरा गया, पर गंध मिटने के बजाय और घनी हो गई। अंततः दरवाजे बंद कर दिए गए। कोई अंदर नहीं गया। राजकीय चिकित्सक भी बाहर से ही आदेश देते रहे। फिर फैसला हुआ शव को सील किए हुए ताबूत में रखा जाए। पहला ताबूत तो बदबू के कारण ही बदलना पड़ा। कहा गया रानी की देह से अब तरल बह रहा है। पर सार्वजनिक रूप से कोई बोल नहीं सका। यह थी पवित्र महारानी। फिर भी राजकीय अंतिम यात्रा होनी ही थी। मंत्रियों ने सलाह दी, क्या विग हटाया जाए, क्या चेहरा फिर से रंगा जाए। डर था अगर ताबूत खोला तो हॉल खाली हो जाएगा। इम्बाल्मर ने प्रयास किया, पर चेहरा फट चुका था, गाल धंस चुके, एक आंख सिकुड़ गई, त्वचा रंगीन पाउडर के नीचे से छिल रही थी। अंततः उन्होंने झूठा चेहरा गढ़ा, मोम और पेट से नई चमक दी। होंठ सिले, गर्दन पर लेस की इतनी परतें डाली कि थोड़ी तक दिखे बस एक छाया। लोगों को शांति में सोई देवी दिखी, पर अंदर ताबूत में सरन उबल रही थी। जुलूस निकला, काले मखमली झंडे, सोने की मशालें, सड़कों पर फूल और रोते लोग। पर सैनिकों को आदेश था हर 10 मिनट में गार्ड बदलो। गंध असहनीय थी। फूलों के चारों ओर नहीं, कफन के नीचे से मक्खियां भिनभिना रही थी। कहा गया रानी अब भी रहस्यमय सुगंध दे रही है। असल में वह रासायनिक सरन थी। शरीर भीतर से खौल रहा था, त्वचा पिघल रही थी। पर भीड़ को बताया गया वह अमर है। जब शरीर को अंतिम विश्राम से पहले वैज्ञानिकों ने देखा, वे स्तब्ध रह गए। त्वचा फफोलेदार, यकृत काला, हड्डियां छिद्रित, फेफड़ों में पाउडर जमा। उनकी रिपोर्ट में लिखा गया ऐसा शव पहले कभी नहीं देखा। लेकिन चित्रों में, किताबों में, चर्चों में वह अब भी युवा, दिव्य, निष्कलंक थी। चित्रकारों ने आदेश पर उसके सड़े चेहरे को अमर सौंदर्य में बदला। दरबार ने मृत्यु को कला में बदल दिया। कब्र में भी उसने अपना विग नहीं उतारा। रानी सदा सुगंधित रहे, यही अंतिम निर्देश था। वेस्टमिंस्टर एबी में, जहां वह अपनी सौतेली बहन मेरी ट्यूडर के पास दफन है, वर्षों तक पुजारियों ने बताया उसकी कब्र से मीठी मगर सड़ी हुई गंध आती है। लोग फूल छोड़ते, श्रद्धा करते, पर यह नहीं जानते थे कि मिट्टी के नीचे इत्र और सड़न एक हो चुके थे। एलिजाबेथ प्रथम, वह स्त्री जिसने रोम को चुनौती दी, कातिलों को मात दी, साहित्य और कला का स्वर्ण युग रचा, वह अंत में अपने ही मिथक में दफन हो गई। उसने पानी को त्यागा, शीशे को अपनाया और सौंदर्य को जीवन से ऊपर रखा। वह सिखाती है शक्ति भी गलती है, सौंदर्य भी मृत्यु का मुखौटा हो सकता है। और इतिहास ठीक उसकी तरह सच को पाउडर की परतों में ढक देता है। राजसी देह भी सड़ती है, पर मिथक सदा सुगंधित रहते हैं।